क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की जो एनसीईआरटी है उसमें आवर एनवायरनमेंट नाम का एक चैप्टर है। इसमें आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन, ठीक है ना। उस साइंस की एनसीईआरटी बुक में टेक्स्ट के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है ना। पहले उनका आंसर कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट में हमें मिला वो है Why are some substances biodegradable and some are non-biodegradable? यानी कि क्यों ऐसा है कि कुछ सब्सटेंसेस तो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं जब हम इन्वायरमेंट में उसको फेंकते हैं, और कुछ हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होते, कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। देखो, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो या तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? द सब्सटेंसेज विच वी यूज्ड इन डेली लाइफ आर ईदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोज विच आर बायोडिग्रेडेबल इन आवर environment are basically destroyed because of some microorganisms like bacteria and fungi. Bacteria and fungi are basically those microorganisms which secrete enzymes. Enzymes are those substances. मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान बताया था कि enzymes are some proteins which basically come to fit with the substrate and break them down, और लॉक एंड की मॉडल की तरह से बिहेव करते हैं। मैंने आपको लेक्चर्स में बता रखा है। तो बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो बेसिकली ऐसे एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, यानी कि एनिमल्स, डेड एनिमल्स के रिमेन्स को या डेड प्लांट्स के, वेजिटेबल्स वेस्ट, प्लांट्स और वेजिटेबल के वेस्ट को, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई पत्ता फेंक दें, कोई आप फ्रूट का छिलका फेंक दें, कोई और चीज़ें फेंक दें, पेपर फेंक दें आप, या लकड़ी का टुकड़ा फेंक दें मिट्टी में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बैक्टीरिया, फंजाई बोलते हैं, जो जिनके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं। दे एक्चुअली सीक्रेट एंजाइम्स, दे सीक्रेट एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है ना, ये बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स को, खास तौर पे जो डेड एनिमल्स के रिमेन्स हैं, वेस्ट हैं, या प्लांट्स के वेस्ट हैं, जो वेस्टेजेस हैं, उनको ये ब्रेक डाउन कर करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन। तो हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल हैं जो इन्वायरमेंट में खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फेंकने के बाद, ठीक है ना। On the other hand, there are some substances we use and throw in our environment which are not non-biodegradable, जैसे कि प्लास्टिक है, जैसे कि ग्लास है, जैसे कि कोई पेस्टिसाइड है, DDT है, गिगामेक्सेन है, या कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर एक बार मिट्टी में चले गए तो वो पता लगा 500,000 वर्षों तक वैसे ही पड़े हुए हैं वहीं पर, ठीक है ना। बात समझ में? They cannot be biodegraded because these enzymes and these bacteria, fungi cannot biodegrade them, ठीक है ना। तो इसलिए वो टूटते नहीं और पड़े रहते हैं। और जब वो पड़े रहते हैं इन्वायरमेंट में, तो फिर इन्वायरमेंट में उनके पड़े रहने की वजह से जो समस्या आती है, जैसे मिट्टी की फर्टिलिटी की समस्या आती है, सीवेज की प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है, वो सब आएगी, ठीक है ना। तो इसके आंसर के तौर पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि वॉट एवर सब्सटेंसेज वी यूज इन आवर डेली लाइफ, दे आर either biodegradable or non-biodegradable. Those substances which are biodegradable are basically those which are remains of dead animals and plants, and they are basically broken down by some microorganisms like bacteria and fungi, which basically secrete enzymes, and those enzymes are the actual substances which go for breakdown. You get the point? And on the other hand, there are some other non-biodegradable substances we are using and throwing in the environment which are not broken down by the microorganisms and bacteria, and they remain as such there only, and they have very adverse effect on the
इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। प्लीज नोट डाउन। जो सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट के बीच में दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, गिव एनी 2 ways इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विल अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कोई दो ऐसी प्रॉब्लम्स बताएं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से होती है। ठीक है, यही तो वो कह रहे हैं, अफेक्ट द प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो बायोडिग्रेड हो जाना ही अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये सब्सटेंसेस भी बायोडिग्रेड ना होते तो इन्वायरमेंट जो है बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इट इज वेरी गुड दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल, बट देयर आर 2 प्रॉब्लम्स, two ways how they affect the environment. First is foul smell. फाउल स्मेल इज ए प्रॉब्लम। ठीक है ना। जहां कहीं भी इस तरह के वेस्ट होते हैं, जहां पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम डालते हैं, जैसे हमने बचा हुआ खाना डाल दिया, डेड एनिमल्स के रिमेन्स डाल दिए, या वेजिटेबल्स और प्लांट्स के वेस्ट डाल दिए, वुड डाल दिया, जो भी चीज़ें हमने इसलिए डाल दी वो सड़ती हैं, गलती हैं। बायोडिग्रेड होने के प्रोसेस में जब बैक्टीरिया और फंजाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उन्हें बायोडिग्रेड कर रहे होते हैं, वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान ये सड़ते हैं, ये खराब होती है और उसमें से फाउल स्मेल्स निकलती हैं। दोज फाउल स्मेल्स बेसिकली मेक गो इन एनवायरनमेंट, दे आर स्प्रेड इन एनवायरनमेंट एंड दे मेक आवर लाइफ इज मिजरेबल। ठीक है ना। तो पहली समस्या तो ये है कि फाउल स्मेल निकलती है, और ये जो फाउल स्मेल, जो गंदी स्मेल होती है, इससे पूरा एनवायरनमेंट खराब होता है और सामान्य तौर पर जो इंसानी जिंदगी है वो भी प्रभावित होती है। ठीक है। तो फर्स्ट वे how this biodegradation affects the environment is the foul smell, and second problem or the second way how it affects is the flies and insects. ये क्या होता है बेसिकली, जहां कहीं भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का ढेर लगा होता है, wherever there is heap of biodegradable substances which are undergoing biological process for the biodegradation, and that way they will be destroyed by the help of microorganisms like bacteria and fungi. तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर मक्खियाँ बैठती हैं, वहाँ पर कीट पतंगे बैठते हैं। ठीक है ना, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, और जब वो वहाँ बैठते हैं दे ब्रीड देयर, और फिर वहाँ से वो जर्म्स, बैक्टीरियाज, इनको भी उठा के ले जाते हैं और चारों तरफ फैलाते हैं, जहाँ भी कहीं वो उड़ के जाते हैं वहाँ पे फैलाते हैं। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, डिजीजेस को कैरी करते हैं। ठीक है ना। कैसी डिजीजेस, जो स्प्रेडेबल डिजीजेस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, या कि डायरिया। ठीक है ना, इस तरह की जो डिजीजेस है ना, वो इनको कैरी करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खराब और नेगेटिव एस्पेक्ट है बायोडिग्रेडेशन के दौरान होने वाली समस्या का, कि ये जो फ्लाइज और इंसेक्ट्स हैं ये वहाँ पर ब्रीड करते हैं, और ब्रीड करने के दौरान ये वहाँ से जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको कैरी भी करते हैं, उन गंदगियों को कैरी करते हैं और इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, देयर आर 2 ways. व्हाट? फाउल स्मेल, यू अंडरस्टूड। फाउल स्मेल मेक्स द लाइफ मिजरेबल, एंड फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स बेसिकली carry the bacteria and different kind of diseases from these heap of the biodegradable substances to the environment. ठीक है ना, you understand the point. और कभी वो हमारे खाने पे बैठते हैं, कभी हमारे खाने वाली चीज़ों पे बैठते हैं, इस तरह से वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं, तो इस तरह से वो हमारे environment को अफेक्ट कर रहे होते हैं। प्लीज नोट डाउन। एक क्वेश्चन और है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। हमारे लेक्चर में मैंने ओजोन के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। ओजोन एक गैस है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। ठीक है ना। बहुत डेडली पॉइजन है ये, बहुत ज़्यादा। O2 जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइफ के लिए जितना एसेंशियल है उतना ही जहरीला है ओजोन। हमारी पृथ्वी जो है ना, अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है, जो हवा है, जो रोशनी है, जो हमें दिखाई पड़ता है, ये सब धूल कण, ये सब बादल जितने भी हैं ना, इसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। और यहाँ ऊपर जमीन से लेके ऊपर 10 किलोमीटर तक की रेंज को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये एटमॉस्फियर का पहला लेयर है, ट्रोपोस्फियर, राइट। और इसके ऊपर जो है ना 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है।
स्ट्रेटोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है, राइट। इसी में ओजोन की परत पाई जाती है जो अर्थ को शील्ड करती है। किससे? सन से। जब सन से कोई रे आती है ना, सन से जब सूरज से जब रोशनी आती है पृथ्वी पर, तो करीब करीब 8 मिनट में वो यहाँ पहुंचती है अर्थ के ऊपर। ये है हमारा अर्थ, यहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना। दिस इज द प्लैनेट वेयर वी लिव। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर जो 10 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर जो 50 किलोमीटर तक होती है ऊपर। इसमें बहुत टर्बुलेंस होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विंड है, यहाँ पर धूल कण है, यहाँ पर क्लाउड है, यहाँ पर दुनिया भर की और गैसेज हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है। 76% तो नाइट्रोजन ही है यहाँ पर। ऑक्सीजन तो 23% है सिर्फ। ऑक्सीजन जो हम सांस में यूज करते हैं इनहेल करने के लिए, वो तो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में 23%। मेजर कंपोनेंट ऑफ द आउट ऑफ ऑल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन विच इज 76% बाई वेट एंड 78% बाई प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसके ऊपर ओजोन है, यहां पर ओजोन की परत पाई जाती है। यहां ओजोन, ये ओजोन सन से आने वाली लाइट में जो यूवी लाइट होती है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट, जो अगर सीधी हमारे पास आ जाए तो स्किन कैंसर होता है। ह्यूमन बॉडी पर तो बहुत असर होता है उसका। ह्यूमन बॉडी पर स्किन कैंसर होता है और दुनिया भर के और डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। ह्यूमन बीइंग पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरी और प्लांट किंगडम पर भी असर पड़ता है, एनिमल्स पर भी असर पड़ता है, लेकिन इंसानों पर बहुत असर पड़ता है। इस यूवी लाइट को ये ओजोन की जो परत है ना, यहाँ पर जो ओजोन की लेयर है ना, ये रोक लेती है। कैसे रोक लेती है ये? यहाँ पर ऑक्सीजन है, जब यूवी लाइट इसके साथ टकराती है ना तो इसको ऑक्सीजन एटम में बदल देती है। और ये ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिवर्सिबल प्रोसेस है, कभी इधर ओजोन बना लेता है। इस तरह से यूवी लाइट यहीं पर खप जाती है, खत्म हो जाती है। यहीं पर यूवी लाइट कंज्यूम हो जाती है पूरी तरीके से और नीचे नहीं आती। So in a sense we can say that this ozone layer is basically making a shield to protect us from UV light which is coming from the sun. जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उससे बचाती है हमें ये ओजोन लेयर, क्योंकि ये ओजोन लेयर उन अल्ट्रावायलेट रेज को यहीं पर यूज कर लेती है और उसके बाद नीचे जो लाइट हमारे पास आती है उसमें यूवी लाइट नहीं होती है। अगर ये यूवी लाइट नीचे आ जाए धरती पर तो क्या होगा? तो ह्यूमन पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। सबसे पहले तो स्किन का कैंसर हो जाता है। अगर यूवी लाइट के एक्सपोजर में आप आ गए, सबसे पहला काम ये होगा कि स्किन कैंसर हो जाएगा। दूसरी और तमाम इम्यून एफिशिएंसी, दुनिया भर की चीजें खराब हो जाती हैं, बट स्किन कैंसर इज द मेजर एंड मोस्ट विजिबल इफेक्ट विच विल बी इमीडिएटली ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? दूसरा ओजोन से रिलेटेड जो एक और प्रॉब्लम है वो क्या है? हमारे पास यहाँ क्या है? हमारे पास सुख सुविधा के तमाम साधन हैं। हमारे पास है रेफ्रिजरेटर, हमारे पास है एयर कंडीशनर, हमारे पास ऐसी और बहुत सारी चीजें जिसमें हम कूलिंग करते हैं। उनमें कूलिंग गैसेस डाली जाती हैं। वो कूलिंग गैसेस क्या होती हैं? वो होती हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या नाम है इसका पूरा नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सबसे पॉपुलर CFC है CF2Cl2, डाइफ्लोरोकार्बन। ये हम कूलिंग गैस के रूप में AC में, फ्रिज में, इनमें डालते हैं। ये बड़ी इनर्ट सब्सटेंसेस हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, हमारे लिए भी हार्मफुल नहीं होते। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनकी, क्या? जब ये यहाँ से निकलते हैं ना, लीक होते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में से पहुंचते ओजोन की लेयर में पहुंच जाते हैं। अब ओजोन की लेयर में पहुंच के ये CF2Cl2 जो है ना, ये Cl फ्रीडिकल बनवा देता है, ठीक है ना। और ये जो Cl फ्रीडिकल है ये ओजोन को फिर से तोड़ देता है, ठीक है ना, और ClO2 बना देता है और साथ में O फ्रीडिकल बनवा देता है। लो, इस तरह से तोड़ता चला जाता है। तो ओजोन को तो ये बर्बाद करने लग जाता है, ठीक है ना। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम शॉर्ट में CFC बोलते हैं, ये कूलिंग गैसेस बोलते हैं। कमर्शियली इसको हम कूलिंग गैस बोलते हैं। हम कहते हैं भाई गैस कम हो गई, उसमें भरवा दो लाके। ये जो गैसेज हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। ये क्या करते हैं? ओजोन की लेयर को नष्ट कर रहे हैं, इसमें होल्स बना देते हैं। जहां पे ये पहुंचते हैं ना गैसेस, ये क्या करते हैं? इस मैकेनिज्म के द्वारा ये खुद तो पहले यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये खुद तो पहले हो जाती हैं फ्री रेडिकली ब्रेक, और ये जो क्लोरोफ्रीडिकल यहां बनता है ये ओजोन को ब्रेक करना शुरू कर देता है। दिस इज वेरी डेंजरस। अगर ये ओजोन की लेयर यहां से हट गई तो यूवी लाइट सीधे हमारे पास आएगी। तो अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा है कहीं पर, किसी रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था मैं, कि अब वो CFCs की जगह कोई नई गैस लाने जा रहे हैं
जिसका इस तरह का इफेक्ट नहीं होगा ओजोन के ऊपर। देखते हैं कोई अगर और लेटेस्ट मटेरियल मिलता है तो आपको बताएंगे उसके बारे में। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो ये है ओजोन। ओजोन क्या होता है बता दिया, ओजोन कैसे बनती है और उस बनने के दौरान कैसे यूवी लाइट उसमें कंज्यूम हो जाती है ये बता दिया, और ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है ये भी बता दिया कि ओजोन की लेयर को खराब कैसे कर रहे हैं हम खुद CFCs के द्वारा। ठीक है, इसको आप नोट करें।